नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में। आपको बता दें, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी रमा त्यागी हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आपको बता दें कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में हम आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9 साल जब पूरे हुए हैं तो ऐसे में इन 9 सालों में क्या कुछ रहा है और किस तरह की गतिविधियां रही हैं, सरकार ने क्या कुछ कीर्तिमान हासिल किए हैं और लोगों तक, जन जन तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचाने का काम सरकार ने किया है, इस पर खास फोकस हमारा रहने वाला है। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, डीजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर 3 सत्रों में चर्चा होगी। इनमें पहला सत्र इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर रखा गया है। इस सत्र में 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मूलभूत ढांचे में हुए परिवर्तन पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इन सालों में देश ने एक प्रगतिशील और स्थिर अर्थव्यवस्था देखी है। साथ ही उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि भी अभूतपूर्व रही है। यूनिकॉर्न्स की संख्या में इजाफा हुआ है। युवाओं, प्रौद्योगिकी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। भारत की मेजबानी में जारी G20 सम्मेलन में देश नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। लगातार पहले सत्र की बात करें तो पहले सत्र में वक्ताओं के रूप में भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, अपोलो अस्पताल की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी, नैस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला, भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और IWIL इंडिया की अध्यक्ष दीपा सयाल शामिल होंगी। तो बिल्कुल, और कॉन्क्लेव के दूसरे सत्र का जो विषय है वो जन जन का विश्वास है। सरकार हर नागरिक को समानता और अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ रही है। विकास के इस मॉडल के तहत पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकार अपने बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण के साथ किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। साथ ही सरकार मध्यम वर्ग के जीवन यापन को आसान बनाने और एक स्वस्थ और उत्पादक समाज के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। दूसरे सत्र में चर्चा के लिए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैकाफेरी, बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, पद्मश्री से सम्मानित नर्स शांति टेरेसा, मुक्केबाज निखिल जरीन, पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी और सीखो संस्था की सह संस्थापक दिव्या जैन हिस्सा लेंगी। तो 3 सत्र आयोजित इसमें किए जा रहे हैं। तीसरे सत्र की अगर बात करते हैं तो तीसरे सत्र में भारत की युवा शक्ति पर चर्चा प्रस्तावित है। भारत की युवा शक्ति देश में बड़े बड़े परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा रही है, चाहे फिर वो स्टार्टअप्स हो, खेल का क्षेत्र हो या वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने का मामला हो। आज की युवा पीढ़ी इस अमृतकाल में देश का नेतृत्व कर रही है। भारत सतत विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने देश के युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए उपयुक्त नीतियों और पहलों के साथ युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सत्र में ओयो रूम्स के CEO रितेश अग्रवाल, अभिनेता ऋषभ शेट्टी, संगीतकार अमान अली बंगश, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वीरेन राजपेना, एस्प्रेसो टेक्नोलॉजीज की निदेशक यशोधरा बजोरिया और बॉक्सर अखिल कुमार विचार विमर्श करेंगे। तो अपने आप में विस्तारित सत्र तमाम विषयों को लेते हुए गौरव। बिल्कुल, और सरकार की जो नीतियां रही हैं वो बीते 9 सालों में किस तरह से जन जन तक उसका लाभ पहुंचा है और कैसे लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश सरकार की रही है, तो इस पर खास फोकस देखने को मिला है। और लोग जो हैं उन तक जो सुविधाएं और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई उनसे कितना यहां पर इजाफा मिलता हुआ नजर आया, लोगों को कितनी सहूलियतें मिली, उनकी परेशानियों का जो निवारण सरकार करना चाहती थी वो कितना हुआ, इस पर हमारा खास फोकस रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात गौरव, जिस तरह से सरकार ने जो आम जन है उसका विश्वास हासिल किया है। हाशिए पर खड़ा जो व्यक्ति है, जिस तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, जिस तक जो अभी भी जूझ रहा था कि जो नीतियां उसके लिए बनाई गई हैं वो उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उस तक पहुंचना सरकार आपके द्वार इसमें शुरू
शुरू किया गया, लोगों से सलाह ली गई, लोगों के हिसाब से नीतियां बनाई गई और तब उन्हें जमीन पर उतारा गया, ये अपने आप में बेहद बड़ी बात हो जाती है। और यही इन 9 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। और कई उपलब्धियां तो इतनी बड़ी हैं कि उसमें बड़ा शब्द भी छोटा पड़ जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी रहेंगे। बिल्कुल, और सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनंत विजय जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमिक की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बीते 9 सालों में आपको कितना बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिला है, और सरकार की जो योजनाएं रही हैं उससे देश कितना मजबूत आज खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, 9 वर्षों में 2 वर्षों को आप हटा दीजिए, क्योंकि वो 2 वर्ष ऐसे थे जो कोविड काल थे, और जिस काल में अर्थव्यवस्था की दशा दिशा और प्रगति पर चर्चा करने का मतलब नहीं था। लेकिन इन 9 वर्षों का अगर पूरा हिसाब किताब देखें, इन 2 वर्षों को हटाने के बावजूद भी, तो आज यदि हम 7% की दर से विकास कर रहे हैं, यदि वो महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि विश्व की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और अब हमारा लक्ष्य 3रे स्थान पर आना है। इसके साथ दूसरी जो बड़ी बात है कि क्या ये विकास समावेशी विकास है। अगर आप अलग अलग योजनाओं के नतीजे देखेंगे, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, या फिर हम और किसी भी योजना की बात कर ले, अगर उन योजनाओं का दायरा फैला है, उन योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, ये सारे ऐसे तथ्य हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि विकास दर का बढ़ना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि विकास का समावेशी होना महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि 9 वर्षों में जो हमारा विकास है वो काफ़ी हद तक समावेशी रहा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो समावेशी विकास रहा है, जो ये नई नीतियां बनाई गई हैं, इसमें कई निर्णय ऐसे थे जिन्हें काफ़ी कड़े निर्णय भी कहा जा रहा था, कई जोखिमपूर्ण निर्णय कहा जा रहा था, और इसमें सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति उनको लागू करने में बेहद महत्वपूर्ण रही। उन निर्णयों को ही आपसे हम जानना चाहेंगे, और उनका क्या कुछ असर रहा इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो पर, और जो अब परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जिन निर्णयों की बात की जाती जिसमें कहा जाता कि बहुत ज़्यादा जोखिम रहा, और लेकिन वो जोखिम के बावजूद भी जो उसका प्रतिफल था, जो रिटर्न था, वो काफ़ी बेहतर रहा। मैं 2 नतीजों की खास तौर पे बात करना चाहूँगा। एक जो कि नोटबंदी की बात थी, और दूसरा जीएसटी का जो फैसला था। इन 2 फैसलों को लेकर के हमेशा ये कहा गया कि क्या भारत क्या उसके लिए तैयार है, क्या इन फैसलों का अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, नोटबंदी के बाद 2016 के बाद आज के दिन में हमारे देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 8 करोड़ पहुंच चुकी है। तो भले ही एक जो आलोचना की जाती रही कि 99% नोट वापस आ गए, काला धन कहाँ गया, लेकिन जब आपके पास 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए ट्रैकिंग करना आसान हो जाता है। जीएसटी की बात मैं करना चाहूँगा। जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय भी ये कहा गया था कि क्या भारत इसके लिए तैयार है, और जीएसटी के ठीक पहले अगर मैं सेंट्रल एक्साइज और वैट रिजीम की बात करूं तो लगभग 66 लाख पंजीकृत उसमें लोग थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद ये संख्या 1.4 करोड़ पर पहुंची। ये जो दोगुने से भी ज़्यादा हुआ, इसका एक मतलब ये हुआ कि लोग औपचारिक व्यवस्था में आने के लिए तैयार हैं। और ये जो जोखिम की जो बात कही जा रही थी, उसका सबसे बड़ा प्रतिफल था लोगों की जो मानसिकता थी अर्थ को लेकर के कि क्या हमें एक औपचारिक व्यवस्था में आना चाहिए, ये संख्या उस बात की ओर इशारा करता है। तो मुझे लगता है कि कई फैसले रहे हैं, और आर्थिक नीतियों को लेकर के जो फैसला किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं एक जोखिम जरूर शामिल होता है, लेकिन उन जोखिम का कितना असर आपको देखने को मिलता है उसके आधार पर उस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। ये मैंने आपके सामने 2 छोटे उदाहरण रखे। बिल्कुल। एक कोविड-19 को लेकर भी जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उस पैंडेमिक के दौर में किस तरह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया, उसके बाद से 5वीं अर्थव्यवस्था बनना ये भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, और किस तरह से भारत लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में भी अगर हम देखें तो भारत आपको क्या लगता है कि कहां तक पहुंचने वाला है? सबसे पहली बात, अगर जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा योगदान किसका रहा? कृषि का रहा। अगर आप कोविड काल में देखिए, भले ही उद्योग और सेवा क्षेत्र में जहां पर असर हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिला, कृषि इकलौता क्षेत्र था जो लगातार आगे बढ़ता रहा। अब यहां पर आपको 2 आंकड़ों पर ध्यान देना है। पहला कि 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर है। तो भले ही अगर वैल्यू के लिहाज से देखें, कीमत के लिहाज से देखें, तो पूरे जीवीए में, ग्रॉस
वैल्यू एडेड में कृषि की हिस्सेदारी सबसे कम हो, लेकिन अगर व्यापकता के हिसाब से देखें, उसके असर के हिसाब से देखें तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था की बेहतरी में, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंचे हैं, लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारी है। अब हमारा लक्ष्य क्या है? तीसरे पे है और फिर दूसरे स्थान पर पहुंचना है और 2047 तक जो है हमें एक उन्नत राष्ट्र के तौर पर, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर हासिल करना है। अभी की जो स्थिति है, अगर मैं 2023-24 की बात करूं, जो लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर ये स्थिति बनी रही और अगर कोई असामान्य परिस्थिति नहीं हुई, जैसा कि हमने 2020-21 और 2021-22 में देखा, तो 2030-31 में हम तीसरे स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर की बात मत कीजिए, 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपके 2030-31 तक बनने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल, अभी की जो परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं वही बार बार कह रहा हूं, एक डिस्क्लेमर यहां पर जरूर देना चाहिए कि हमारे सामने वो परिस्थितियां असामान्य नहीं होनी चाहिए जो हमने 2020-21 और 2021-22 में देखी। और अभी के समय में जो रूस यूक्रेन वाली स्थिति है, वो अगर उस तरह की परिस्थितियां, असामान्य परिस्थितियां देखने को नहीं मिली, तो 2030-31 तक वो संख्या जिसको हम 5 ट्रिलियन डॉलर या 7 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, उसे हासिल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शिशिर, और जिन असामान्य परिस्थितियों की आप बात कर रहे हैं उनमें भी भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, न केवल अपने देश में बल्कि विश्व पटल पर उसे पहचाना भी गया था। आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जुड़े हुए हैं। अनंत जी, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इन 9 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसका मंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, उसका असर किस तरह से दिखाई दे रहा है? किस तरह से जमीनी स्तर पर जो योजनाएं बनाई गई वो उतरती दिखाई दी और उससे जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनको फायदा पहुंचा और उसका असर जो सरकार के साथ एक कनेक्ट होता है उसके रूप में भी दिखाई दिया? जी, सबसे पहले शिशिर जी के होते हुए मैं आर्थिक पक्ष पे बात करूं, ये उचित नहीं होगा। शिशिर जी बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से इस पर अपनी बात रख चुके हैं। मैं थोड़ा राजनीतिक पक्ष पे बात अपनी रखनी चाहता हूं। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इस पिछले 9 साल में हमें देखने को मिली, उसमें सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा 2020-21 की, जब कोविड के महामारी के दौर में पूरा विश्व जूझ रहा था। वैसे समय में भारत जैसे देश में, जिसके जो हमेशा से पूर्व की अगर घटनाओं को देखें, अतीत को देखें, तो हम हमेशा से दवाइयों के लिए, बेहतर आविष्कार के लिए, बेहतर डिलीवरी सिस्टम के लिए हम हमेशा से पश्चिम का मुंह जोड़ते रहते हैं। लेकिन 2020-21 की महामारी के दौरान हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पिछले 9 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगती है, वो ये है कि 220 करोड़ डोज कोविड के टीके के लगाए गए और ये असाधारण है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। इसके लॉजिस्टिक्स के बारे में अगर आप विचार करिए तो किस प्रकार से, और वो भी एक ऐसे क्या कहते हैं उसको, दवा को सुदूर भारत के इतने बड़े भौगोलिक भूभाग में पहुंचाना और उसको सुरक्षित रूप से पहुंचाना, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी बड़ी प्लानिंग और कितने बड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होगी। और मुझे लगता है कि अगर ये पूरी मॉनिटरिंग, उस दौर में मैंने इसको ट्रैक किया था, इसके पूरे डिलीवरी सिस्टम को, तो मैंने ये पाया था और मैंने इसमें लिखा भी था कि ये टॉप से मॉनिटर हो रहा था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको स्वयं मॉनिटर कर रहे थे कि किस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये कोविड के टीके पहुंच रहे हैं, नहीं न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि लग रहे हैं। आपको याद होगा कि टीके को लेकर जब विरोधी दल इसको भाजपा का टीका और फलाना ढिकाना कह रहे थे और दलों में टीके को बांटा जा रहा था, वैसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने वहां स्वयं टीका लगवाया था। कुछ लोगों को ये प्रतीक भले लग सकता हो, लेकिन ये एक ऐसी पहल थी, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिससे टीके के बारे में जो विरोधी दलों ने या जो अज्ञानी और नासमझ लोगों ने टीके के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई थी, उसको दूर करने में यह सहायक रहा। यह अनायास नहीं है कि भारत में इस महामारी का जितना इंपैक्ट होना चाहिए था या जितना दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए था, उसको रोकने में भारत सरकार बहुत हद तक कामयाब रही।
विरोधी दल चाहे जो भी कह ले, लेकिन ये एक केस स्टडी है पिछले 9 साल के कार्यकाल में। और मुझे लगता है, और आप देखिए, न सिर्फ कोविड के टीके की बात कर रहा हूं मैं, उस समय ना हमारे पास पीपीई किट था, ना हमारे पास ऑक्सीजन था। अगर आप ऑक्सीजन के सप्लाई के उसको देखें तो किस तरह से ट्रेन पर रखकर सप्लाई की गई थी। उस समय अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास। ऐसा लग रहा था कि कोविड महामारी ने भारत को एक ऐसे समय में जकड़ लिया जब हम बिल्कुल, मतलब हमें इस तरह के किसी चीज की कोई आशंका थी ही नहीं। बावजूद इसके आज हम पीपीई किट में पीपीई किट संभवतः निर्यात कर रहे हैं इन दिनों हम। तो इस घटना को बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की जानी चाहिए। बहुत सारे जो उपकरण थे, बहुत सारी जरूरी दवाइयां, उसमें भारत का योगदान विश्व पटल पर बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अनंत विजय जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति विभिन्न योजनाओं में देखने को मिली है, उन्हीं में से एक है मुद्रा लोन योजना। सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का मकसद छोटे छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या उससे पहले से ही शुरू किए गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक के लोन देने की व्यवस्था इसमें की गई। लोगों ने सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल की सराहना भी की। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी। पहले खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना फंड लगाकर काम किया करते थे, बट लोन मिलने के बाद थोड़ा सा राहत मिला। अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड किए। जहां हम 2-4 वेंडर को लेकर काम किया करते थे, आज के डेट में हम 20 से 25 वेंडर के साथ काम कर रहे हैं। पहले हम लोग को कमाने के लिए सर मुंबई दिल्ली जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था। अभी बांका जिला में ये खुल गया है, हम लोग कमाने खाने में बहुत आराम है। 16-17 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, ठीक है सर, और आराम से मतलब शाम में घर चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। ये कदम प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा रहा, इससे रोजगार भी मिल रहा है। कल मेरे पास 2 स्टाफ थे, आज मेरे पास 6 स्टाफ हैं। तो मुद्रा योजना से लोगों को किस तरह से जो लाभ मिला है उसकी प्रतिक्रियाएं भी हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे थे, जो हमने आपको दिखाया भी और सुनवाया भी। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, जिस तरह से जब हम बात करते हैं मुद्रा योजना की और साफ तौर पर जो लोग हैं उनको किस तरह से यहां पर लाभ मिला, जैसा कि उनकी खुद प्रतिक्रियाएं हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, ऐसे में क्या आपको बड़ा बदलाव नजर आया है बीते 9 सालों में? जब मुद्रा योजना आई उसके बाद 2015 से लेकर अब तक हम 8 सालों की जब बात करते तो निरंतर इसमें एक प्रगति देखने को मिली है। लोगों के बीच जाकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिली और साथ ही साथ लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव इस मुद्रा योजना से आते हुआ आपको नजर आया है? देखिए गौरव, अगर पूरे 9 साल की यात्रा को देखें तो न केवल ये सामाजिक यात्रा रही है और सामाजिक उत्थान की यात्रा रही है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, चाहे वो सामाजिक बुनियादी ढांचा हो, आर्थिक बुनियादी ढांचा हो या फिर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसने समाज कल्याण या फिर जो जन कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो आपको याद होगा कि 2014 में जब ये सरकार पहली बार आई तो पहला जो मिशन मोड में प्रोग्राम शुरू किया गया वो था जन धन योजना, क्योंकि ये पता था प्रधानमंत्री मोदी को, गुजरात के अपने अनुभव से पता था कि जब तक लोगों को बैंकिंग सिस्टम का संगठित व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तब तक उनको आर्थिक मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सकता, उनका विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मिशन मोड में जनधन योजना की शुरुआत की गई और सभी के लगभग सभी के खाते जब 6 महीने में खोले गए, उसके बाद जो योजना आई वो है जन सुरक्षा, लोगों को सुरक्षित करना। और तीसरा जो चरण था जिसमें आपने मुद्रा का जिक्र किया, फंडिंग द अनफंडेड, यानी बैंकिंग व्यवस्था जहां पर पहुंच नहीं पा रही थी, कैसे लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। मुद्रा योजना आज तक की लोन के इतिहास में सबसे सफल योजना है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा लोगों को फायदा मिला, सबसे कम इसमें एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्तियां बनी और उसका जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट है जिसने इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से जो संभाला है
और लोगों को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, वो एक बहुत बड़ा कार्य किया है। पिछले 9 साल में अगर आप देखें तो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना मोदी सरकार की नीतियों के केंद्र में रहा है और इसलिए मुद्रा योजना एक बहुत ही बड़ी सशक्तिकरण की योजना के रूप में शामिल हुई है और इसमें महिला सशक्तिकरण सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि मुद्रा योजनाओं में सबसे ज्यादा हिस्सा महिलाओं का है। और इस वक्त भी मैं देख रहा हूं कि आत्मनिर्भर नारी सब पर भारी, बहुत सारी महिलाएं जो सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं वो यहाँ पर सेल्फी के जरिए अपने आप को और ज्यादा सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ एग्जीबिशंस भी हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हैं, मैं इनको शामिल करना चाहता हूं। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमें बता रहे थे कि किस तरह से तमाम जो योजनाएं हैं वो अपने आप में एक उपलब्धि कारक साबित हुई हैं। न केवल उपलब्धि कारक, जिस तरह से उन्होंने जो आम जन हैं उनके लिए नए रास्ते बनाए हैं, उन्हें रोजगार देने वाला बनाया है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण में काफ़ी तेज़ी आई। हाल में कई एक्सप्रेसवे शुरू हो चुके हैं और कई निर्माणाधीन हैं। एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सरकार का काफ़ी जोर है। सरकार तेज रफ्तार कनेक्टिविटी से लोगों को जोड़ना चाहती है। इससे आम लोगों को किस तरह का लाभ मिल रहा है, आइए देखते हैं। तो हाईवे बनाया ना, इससे बहुत फायदा हुआ है। जो दिल्ली रोड था उस पर बहुत दिक्कत थी, बहुत जाम था। कोई भी एक्सप्रेस वे बनने से, जो बन रहे हैं आज की डेट में, उनके बनने से सफ़र बहुत ही आसान हो गया, बहुत ज़्यादा आसान। मतलब फैमिली के साथ आप 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की यात्रा आराम से कर सकते हो, कोई बगैर किसी दिक्कत के, किसी परेशानी के। आराम से अपना खाने पीने का सामान रख लो, गाड़ी चलते में भी खाते रहो, पीते रहो, कोई धक्के मुक्की कोई वाली बात नहीं है, कोई हज़ार्ड नहीं है, आराम से नो प्रॉब्लम। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। पहले लोग बाग पसीने में इधर उधर ट्रैफिक बहुत होता था, पर अभी ये है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। इधर पानीपत, कुंडली, नरेला, इधर कुलचेतर इधर के लिए निकलते हैं, तो इससे बहुत चीज़ का फ़ायदा हमें। कई जहाँ 4-5 घंटे लगते थे, अब 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। फायदा ये हुआ, जो उधर जाते थे 6-7 घंटा नो एंट्री में फंसना पड़ता था। अब इसमें क्या है, जो 2.5 घंटा में कासने से और पानीपत, और 2.5 घंटा में फिर ग्रेटर नोएडा, तो ये सब फायदा है। पहले दिल्ली के ट्रैफिक में फंसो, तो पूरी दिल्ली पार करो, उसमें नाना करते 1-1.25 घंटा लगता है दिल्ली पार करने में। तो जब से ये हाईवे बने, अपना आराम से बारी बार निकल जाए। वंदे भारत जो पहल है हमारी सरकार की, वो आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जो वंदे भारत ट्रेन का ऑब्जेक्टिव है कि वो छोटे से बड़े शहर सबको कनेक्टिविटी देंगे और हम भारत को जल्दी एक लीडर के रूप में देखेंगे विश्व में। बहुत गर्व की बात है, सब पैसेंजर का मन में बहुत उत्साह है, कैसे कम समय में हम लोग पूरी से कोलकाता पहुंच जाएं, और बहुत उसी में फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटी देख के सब पैसेंजर बहुत खुश है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब बात अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित करने की होती है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीते 9 सालों में काफ़ी कुछ तेज़ी देखने को मिली है। वंदे भारत मिली है जिसने काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ी है और आज देश में लगातार वंदे भारत देश के कोने कोने में दौड़े, इसके लिए सरकार जो है वो संकल्पबद्ध है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम बदस्तूर जारी है। हमारे साथ शिशिर जी भी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आप ही का रुख करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो कनेक्टिविटी है उससे काफी तेज गति मिली है अर्थव्यवस्था को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले की जो स्थितियां थी, आप देखिए कनेक्टिविटी में आज हम रोड की बात करते हैं, हम उसके अलावा रेल परियोजनाओं की बात करते हैं, हम वायु, जब हम हवाई जहाज की बात करते हैं तो उसमें भी कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ हुई है और संचालन काफ़ी तेज़ किया गया है। इससे जो अर्थव्यवस्था है उसको कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आई है, और साफ तौर पर इकोनॉमिकल फैक्टर जब हम देखते हैं तो उसका रेशियो इस जो योजनाएं सरकार की चलाई गई और जो तमाम कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम जो काम किए गए, वो कितने फैक्टर इसमें तेज गति से साबित होते हुए नजर आए?
देखिए, सबसे पहले अगर मैं सड़क की बात करूं, जो एक्सप्रेसवे की बात है, इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। जब सड़क बन रही होती है तो उससे 400 तरह की गतिविधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे फायदा करती हैं। दूसरा, उसमें यह भी होता है कि काफी बड़ी संख्या में रोजगार के मौके बनते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, जब सड़क बन जाता है तो उसके दोनों ओर आपका एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैबिटेट बन जाता है, यानी कि लोगों के रहने की व्यवस्था हो जाती है और उद्योग के पनपने का भी मौका बन जाता है। इसीलिए सड़क का निर्माण विकास के रास्ते को तैयार करता है। और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि आज के दिन में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कैसे कर सकें। और लॉजिस्टिक का जो शेयर है वो आज के दिन में लगभग 14% पड़ता है। उस 14% को हमको सिंगल डिजिट में लाना है, 8 या 9% पर। उस 8 या 9% को लाने में सड़क अगर अच्छी हो तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने और फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलती है। तो ये 3 पहलू हैं जो कि आपको सड़क मार्ग के जरिए संभव होता है। रेल की जहां तक बात है, अभी आपने आपके वीडियो में जो वंदे भारत का जिक्र था, देखिए 21 राज्यों में वंदे भारत की कनेक्टिविटी हो चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने में अगर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 8 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जो राज्य हैं बाकी, उनमें वंदे भारत की सुविधा शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए अगर वो सुविधा हो कि कम से कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच सकते हैं, सामान के लिए आपके पास ऑलरेडी एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो यदि ये 2 व्यवस्था एक साथ चलेगी तो आर्थिक गतिविधियां, चाहे वो आपके पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें या फ्रेट गुड की बात करें, दोनों में जो है वो तेजी आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद बात। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, आप बता रहे थे कि आर्थिक पहलू से ज्यादा आप राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं, तो अगर राजनीतिक रूप से देखते हैं तो लोगों का विश्वास सरकार ने हासिल किया है। 2014 के बाद ये दिखाई दिया, 282 से 303 पर आना और 23 करोड़ लोगों का ज्यादा जो है मत सरकार को मिलना, ये अपने आप में दिखाता है। और जब हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की और योजनाओं की, विपक्ष के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, बिखरा हुआ दिखाई देता है, कहीं दिखाई नहीं देता। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये राजनीतिक नेतृत्व की जब मैं चर्चा करता हूं तो मुझे अनुच्छेद 370 का हटना भी याद आता है। जब मैं चर्चा करता हूं तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनना भी याद आता है। मैं जब राजनीति की बात करता हूं तो रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूरोप के लोगों को ये बताना कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, या रूस से कच्चे तेल के आयात पर पश्चिमी देशों, खासतौर पर कॉमनवेल्थ देशों के दबाव को झेल जाना, ये हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाता है। ये ठीक है कि सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं, और अभी भी देखिए आप, विपक्ष ने संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया तो 21 के मुकाबले 25 हो गया। तो ये राजनीति के लिहाज से विपक्ष में, और इस वक्त विपक्ष के 4-5 प्रधानमंत्री जो संभावित उम्मीदवार हैं वो पूरे देश के दौरे पर हैं। वो बीआरएस के चंद्रशेखर राव भी एक दौरे पे हैं, ममता जी अलग दौरे पे हैं, शरद पवार जी अलग हैं, नीतीश कुमार अलग प्रयास कर रहे हैं, और इस बीच राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जानता भी नहीं। ऐसे में सही कहा आपने कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। एक व्यक्ति मुझे बड़ी, मतलब हम लोग कल बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति विदेश दौरे में जाता है, एक राष्ट्राध्यक्ष उसके पांव छूता है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ ट्रक पर सवार होकर शिमला चला जाता है ये देखने के लिए कि ट्रक चालकों के साथ हमें कैसा महसूस होता है। तो ये एक फर्क है विपक्षी दल में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो पिछले 9 साल की अगर हम बात करते हैं तो इतने अधिक राजनीतिक फैसले और इतने कठोर, और जिसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की बात थी, जो काम पिछले 70 साल में नहीं हो पा रहे थे वो सब पिछले 8-9 साल में हुए। CAA हुआ, डिजिटल पेमेंट की आज स्थिति देख लीजिए कितनी अच्छी है, शिशिर जी बेहतर बताएंगे उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि आज आज अगर मैं पर्स भूल जाता हूं और मोबाइल हाथ में होता है तो मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो 10 रुपए का पेमेंट करना हो या 5 लाख रुपए का पेमेंट करना हो, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो इस तरह के निर्णयों को लेना, और जब आपको याद होगा कि नोटबंदी किया गया था, हल्की सी चर्चा उसकी हुई, तो नोटबंदी जब हुई थी तो लोग कहते थे कि पूरे विश्व का इतिहास देख लो कि जिस भी सरकार ने नोटबंदी की है वो वापस लौटकर सरकार में नहीं आया है।
और ये चर्चा उस वक्त की जा रही थी जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा 2018 के 3 विधानसभा चुनाव में उनको हार मिली थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों विधानसभाओं में हार मिलने के बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का समय समाप्त हो गया है। लेकिन उसके बावजूद 272-74 के 274 या 280 जितनी भी सीटें थी 2014 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक 30 सीटें लेकर 330 और एनडीए को 330 सीटें मिली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा 303 था। तो इस तरह, या अगर आप उसको देखिए, बालाकोट को याद करिए, क्या बालाकोट जैसी घटना के बारे में पूर्व में हमारे यहाँ सोचा जा सका था? हम बयान दे देते थे और बयान दे के चुप होकर बैठ जाते थे। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ हो और आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। हमने पिछले 70 साल से पाकिस्तान को पैम्पर करके रखा हुआ था। पाकिस्तान का ये, और हम पता नहीं कौन कौन से दूत, शांति दूत जाते थे बॉर्डर पर, दोनों देश के लोग मोमबत्ती जलाते थे, वापस चले आते थे, आवाम से आवाम की बात होती थी। क्या हुआ? कुछ परिणाम नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हम पर 2 या 3 युद्ध थोपे इस दौरान। आज की स्थिति है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या उसके अधिकारी ये कहते हैं संसद में कि जल्दी से इसको छोड़ दो, नहीं तो भारत इससे बड़ा कुछ कर देगा, और ये बताते हुए उनके पांव कांपते थे। ये सब सार्वजनिक बयान है, ये सब राजनीतिक नेतृत्व की मजबूती या उनकी ताकत या उनकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल अनंत विजय जी, वापस आऊंगा आपके पास, अभी और भी सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। ऐसे में अब सीधे अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से। एक बार फिर से अजय का ही रुख कर लेते हैं। अजय, साफ तौर पर अर्थव्यवस्था की तो बात हमने की, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की भी हमने देखने की जो कोशिश की। ऐसे में जब हम देखते हैं कि राज्य दर राज्य जब बात होती है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी काफी उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह निकल कर आई थी, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दुरुस्त करने की कवायद सरकार ने की है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। आज हम देख सकते हैं कि जो समूचा भारत है, समूचा राष्ट्र है, उसमें हर कोने तक विकास की जो बयार है वो पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। ऐसे में बीते 9 सालों में अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कितना बड़ा बदलाव यहां पर नजर आया है आपको? देखिए गौरव, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है देश में, और उसने समाज पर और देश के विकास पर बहुत ही सकारात्मक असर डाला है। जैसा कि आपने कहा कि एक शुरुआत जब हुई तो सामाजिक लिहाज से जनधन आधार मोबाइल के जरिए एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया गया। लोगों तक डीबीटी के जरिए कैसे फायदा पहुंचाया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, उसके लिए स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना जैसी बड़ी योजनाएं चलाई गई, जिसमें समाज के हाशिए पे पड़े लोगों को पहले मुख्य धारा में लाने की बात की गई है। उसके बाद जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत निर्माण के जरिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की शुरुआत हुई, हर क्षेत्र में आपने देखा कि कैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। चाहे रेल मार्ग की बात को, अभी आप पहले शिशिर सर से आप बात कर रहे थे, उन्होंने लॉजिस्टिक्स की बात की, कितना इंपॉर्टेंट है। पहले अलग अलग डिब्बों के तौर पर इनको देखा जाता था, एक इंजन पूरे बुनियादी ढांचे को खींचता नहीं था। लेकिन अब आप देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 111 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि उसके साथ ऊर्जा को भी जोड़ा गया है। यानी पावर सेक्टर को देखें, रोड को देखें, रेल को देखें, एविएशन को देखें, शिपिंग को देखें, आपको एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पॉलिसी देश में देखने को मिली है। जो अभी डबल डिजिट्स में हमारी कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स को, कैसे हम 10% के नीचे लाने का लक्ष्य रख रहे हैं और कैसे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो बात हुई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने काम किया है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि भारत 5G को लेकर के कितना तेजी से काम कर रहा है, और इंडिया स्टैक के साथ साथ अब इंडिया टेलीकॉम स्टैक की बात हो रही है दिसंबर तक लॉन्च करने की, जिसमें सभी शहरों को 5G नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, और भारत चुनिंदा 5 ऐसे देशों में शामिल होगा जिसके पास एंड टू एंड मेक इन इंडिया 5G का स्टेक होगा। तो ये तीनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने मिलकर के जो 9 सालों में जो एक बुनियाद बनाई है देश की, यही वजह है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। और इसीलिए ये जो थीम है ये स्पेशल तौर पर नागरिकों के लिए रखी गई है। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र को शामिल करना चाहता हूं इस बातचीत में। शैलेंद्र, अगर थीम की हम बात करें तो कौन सी
3 थीम्स पर ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन है वो रखा गया है, आप फिर बताएं। 3 थीम रखी गई है। इंडिया सर्जिंग अहेड, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि FDI में हो, अब हम रिकॉर्ड नया बना रहे हैं, आप देखें कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वो एक थीम रखी गई है। कैसे भारत ने बीते 9 वर्षों में तमाम क्षेत्रों में प्रगति की है और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले प्रगति की है। हम टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए हैं। किस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से, क्योंकि आसान नहीं है, आप कई देशों को पीछे छोड़ते हुए आ गया है। तो पहली थीम रखी गई है कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। दूसरी थीम है जन जन का विश्वास, यानी कैसे हमने अपनी योजनाओं के जरिए ये साबित किया है कि पारदर्शी योजनाओं के जरिए लोगों तक सीधे लाभ पहुंच रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, आप सुकन्या समृद्धि देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में किस तरह से उनको फायदा दिया जा रहा है। और यह सुनिश्चित किया गया है कि 1 रुपया दिल्ली से चले तो वो पूरा का पूरा रुपया लोगों के खातों में पहुंचे, यानी पारदर्शी शासन हो। जब DBT की बात होती है तो 2,23,000 करोड़ की बचत की बात होती है। तीसरी बात है, किसी भी देश के विकास में युवाओं का जो योगदान है उसके बिना हम कह सकते हैं कि कोई संभव नहीं है। तो युवा शक्ति, कैसे हम युवा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया देख रही है कि भारत ने कितने रिफॉर्म्स किए हैं। आज जिसको यूनिकॉर्न की हम बात कर रहे हैं, युवा शक्ति कहां कहां आगे आ रही है, वो उस पर जो रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक, 3 थीम रखी गई है जिसपे हम पूरे दिन राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में डिस्कशन करेंगे। तमाम गणमान्य व्यक्ति होंगे, पैनलिस्ट होंगे जो अपने विचार साझा करेंगे। तो कैसे भारत बीते 9 वर्षों में आगे बढ़ा है उसकी पूरी एक परियोजना, हमें पूरी एक चर्चा होगी अलग अलग थीम में, जो 3 थीम रखी गई। बहुत धन्यवाद। और 9 साल केंद्र में यही है कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण कैसे योजनाओं के केंद्र में रखा जाए। गौरव, बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि वहां पर जो महिला सशक्तिकरण को लेकर है वो एक थीम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखी गई है। सेल्फी पॉइंट्स भी आप बता रहे थे। अगर हम 2014 से ही लेते हैं, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद से महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं आई हैं और कई योजनाएं ऐसी हैं कि खाता सीधे महिलाओं के पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जाता है। महिला आत्मनिर्भर हो रही है, सशक्त हो रही है। अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव आप देखते हैं? विकास के केंद्र में महिलाओं का रखना, ये मोदी सरकार के कार्यक्रमों का एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम देखा गया है। आपको याद होगा कि जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, 8 करोड़ से ज्यादा जो कनेक्शंस दिए गए वो महिलाओं के नाम दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो घर की महिला के नाम अब जो घर है उसका मालिकाना हक उनको दिया गया। स्टैंड अप योजना, देश में जो इतने सारे बैंक है, बैंकों की 15 लाख से ज्यादा शाखाएं हैं, ये कहा गया है कि हर बैंक ब्रांच में कम से कम 1 लोन महिलाओं को दिया जाएगा। सबसे कम अगर आप देखें NPA, तो वो महिलाओं के साथ जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिन्होंने एक आर्थिक सशक्तिकरण का एक नया मॉडल देश के सामने रखा है, उनकी वजह से हमने देखा कि स्वरोजगार की दिशा में महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो सबसे पहले, शायद मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा एक बड़ा मिशन था जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था। तो महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ना, रोजगार के साथ जोड़ना, आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ना, बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना और सामाजिक जन कल्याण की योजनाओं के साथ जोड़ना, ये योजनाओं के केंद्र में रहा है केंद्र सरकार के। और इसलिए यही वजह है कि लगातार महिला शक्ति पर प्रधानमंत्री का जो फोकस है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर उनको सशक्तिकरण बनाने की बात हो या फिर आर्थिक तौर पर या फिर सामाजिक योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात हो, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो आत्मनिर्भर नारी है वो देश की एक बड़ी शक्ति है। और यहाँ पर भी महिलाओं की बड़ी संख्या है जो इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, रमा। और इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तक आधी आबादी हमारी सशक्त नहीं होगी, हम देश के समेकित सशक्त इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात पूरी तरह से पक्के तौर पर नहीं कर सकते। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, उससे पहले भी आपसे बात हो रही थी। अनंत जी, आप ही का रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। और जब हम बात करते हैं शिक्षा नीतियों को लेकर और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा दुरुस्त करने को लेकर, तो हमने देखा कि कोविड पैंडेमिक के बाद जो स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा है उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की कवायद लगातार सरकार ने की। तमाम मेडिकल कॉलेजेस खुले, एम्स की भी बढ़ोतरी हुई। हम स्वास्थ्य के जब बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो वैश्विक पटल पर भारत को और कितनी मजबूती आई, क्योंकि हमने वैक्सीन में भी कीर्तिमान रचते हुए हमने देखा कि सरकार ने रचा है और तमाम देशों को वैक्सीन सप्लाई की गई और तमाम देशों की मदद की गई। ऐसे में फार्मास्यूटिकल की जब हम बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें कितना बड़ा आपको यहां पर चेंज नजर आया जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया और एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
अनंत विजय जी, अनंत आप जी। अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी क्षमा करिएगा, जी, क्षमा करिएगा। जी, जी जी। जी आप लोगों की चर्चा में कोई व्यवधान ना हो इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया था। जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हम स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जो आयुष्मान भारत योजना है उसकी हमें बात करनी जी। चाहिए। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को उन अस्पतालों में इलाज कराने का न सिर्फ स्वप्न दिखाया बल्कि उस स्वप्न को साकार करने का भी काम किया। आज कोई गरीब भी किसी बड़े अस्पताल में इलाज करा सकता है। तो सही अर्थों में अगर आप देखें तो समाजवाद इसको कहते हैं। जो लोग जन जन की बात करते थे, जनवाद की बात करते थे, या जो लोग समानता की बात करते थे, उनके शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। ये हो पाया पिछले 9 वर्षों में। और आयुष्मान योजना के अलावा आपने कहा कि आप देखिए हर राज्य में, अभी मैं आपको बताऊं, मैं झारखंड के देवघर गया था और देवघर में एम्स का खुलना और देवघर में हवाई अड्डे का खुलना, उस पूरे इलाके झारखंड में मैंने घूमा और वहां पर लोगों की आकांक्षा और लोग इतने प्रसन्न हैं एक एम्स खुलने से। और इससे देखिए सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पर असर नहीं पड़ता, आप इसके अगर परोक्ष लाभ को देखें तो जिस प्रकार से महानगर की स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ता था। आपको याद होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहा करती थी कि बिहार के लोग आके यहाँ इलाज करा के मुफ्त में चले जाते हैं। तो इन चीजों का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण हुआ है। पहले आप आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले की बात याद करिए तो लोग कहीं से भी रेफर करा के दिल्ली एम्स में आ जाते थे किसी भी प्रकार के इलाज के लिए। लेकिन अब इस प्रकार का इलाज, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो ये ऋषिकेश हो, ये सब जगह पर एम्स की शाखाएं खुलने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य सेवा, और उन स्वास्थ्य केंद्रों में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही तो आपके हाथ में एक आयुष्मान कार्ड है जो 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने के लिए आप फ्री में इलाज कराने की आपको सुविधा देता है। और उसके अलावा राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के सहयोग से हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश ने जैसे आरंभ किया, कुछ बिहार के कुछ राज्यों में भी आरंभ हो रहा है। हालांकि बिहार को स्वास्थ्य सेवा में बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 1 दशक में ये मान के चलना चाहिए, बल्कि हम जैसे लोग जो लगातार यात्राओं में होते हैं और लगातार लोगों से बातचीत करते रहते हैं, हमें बदलाव का अंदाज होता है। बदलाव का अंदाज नहीं, बदलाव का एहसास होता है। हम ये देखते हैं कि लोग कितने प्रसन्न हैं। लोगों को दिल्ली आने से छूट मिल गई, अब वो देवघर, ऋषिकेश, रायपुर और भोपाल में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, और इसका असर हमारे, अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखें तो उस पर भी पड़ा है। आज 70 वर्ष की आयु, एक जमाना याद करिए 50-55 साल में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बहुत बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे जयशंकर प्रसाद होता है। आज क्या है, आज 70 साल तो लोग मानते ही नहीं कि कोई उम्र है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर असर पड़ा है, या जो हमारे रहने सहने पे, ये सिर्फ मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गांवों की बात भी कर रहा हूं। गांव में स्वास्थ्य से जुड़े 2 और महत्वपूर्ण चीजें, जो एक तो सैनिटरी पैड की योजना जो महिला बाल विकास मंत्रालय की चली, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सफाई और स्वच्छता से जोड़कर उसको देखा गया, वो बहुत बड़ा, 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं आज सब जगह पर। ये बहुत बड़ी घटना है और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बुनियादी अंतर आया है और उनका जो हेल्थ इंडेक्स है वो काफी बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस प्रकार से पोषण अभियान चला, या जिस प्रकार से मोटे अनाज को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये आज कह सकने की स्थिति में हूं कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत सुनियोजित तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर काम हुआ है। अन्यथा कोविड के बाद पीपीई किट और दवाएं और वैक्सीन डिप्लोमेसी, ठीक है, ये 3 चीजों ने भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर स्थापित की, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे महिलाओं के
सैनिटरी नैपकिन की बात मैंने की, उसको 1 रुपए में देना, बहुत जगह से वेंडिंग मशीन लगा के मुफ्त देना, ये सब कहीं ना कहीं सुरक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर आप आधी आबादी को स्वस्थ कर रहे हैं तो आधी आबादी स्वतः स्वस्थ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अनंत विजय जी ने जिस तरह से कहा है कि जो सामाजिक स्तर पर व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति है, जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है, उसका विकास, हर व्यक्ति का विकास, और न केवल विकास, एक संपूर्ण समावेशी विकास की धारणा को लेकर सरकार चली है। अगर हम अर्थ जगत की बात करते हैं, इस पे इसका कितना योगदान रहता है? और अगर हम देखते हैं बीते सालों में जीडीपी दोगुना हुई है, महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की जो आय है वो भी लगातार बढ़ी है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो इसे किस तरह से कहा जा सकता है, आर्थिक रूप से हमारा देश किस मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, अनंत सर ने बड़ी अच्छी बातें कही स्वास्थ्य को लेकर के, मैं उसमें थोड़े से कुछ आर्थिक पहलू को लाना चाहूंगा। जी देखिए, स्वास्थ्य के मामले में क्या होता है कि एक हम जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, होता क्या है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की वजह से जीडीपी का एक हिस्सा उन एक्सपेंसेस पे चला जाता है जिसका इस्तेमाल कहीं और भी किया जा सकता था। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019-20 और 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया था कि किस तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हमारी जीडीपी को प्रभावित करता है। यानी कि जो आपके पास संसाधन है उसका इस्तेमाल आप अपने इलाज के लिए कर रहे हैं, यदि वो सुविधा व्यवस्था आपको मुहैया कराए मुफ्त में, जिसका जिक्र अनंत सर ने आयुष्मान कार्ड के तौर पर किया कि वहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की जो है चिकित्सा सुविधा मिलती है, तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम होगा। उस पैसे को आप कहीं ना कहीं निवेश के जरिए, बचत के जरिए अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक दूसरा ये कि जब कभी भी हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, भले ही एक सामाजिक योजना हो, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा लक्ष्य यह है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के बाद उसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में जो बढ़ोतरी की हम लोग बात करते हैं उसमें उसका योगदान होता है। तो जब हम स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करते हैं, इसको हम सामाजिक दायरे में ही बांध करके रखते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये उसके 2 उदाहरण हैं। अब रहा सवाल कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है उसका भी एक योगदान है। आप एक बुनियादी ढांचा बना देते हैं लेकिन समाज में सुधार नहीं होता है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं होता है, सामाजिक समावेशन नहीं होता है, तो आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था सिर्फ गिने चुने लोगों के काम करने से आगे नहीं बढ़ती है। अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने में समाज के हर तबके का योगदान होता है और वहां पर सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीजों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। बिल्कुल शिशिर जी, जिस तरह से करप्शन को लेकर भी जो बातें थी, हमने देखा बीते 9 सालों में, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट उसी को लेकर उठा था कि करप्शन पर किसी तरह से नकेल कसी जा सके, उसको खत्म किया जा सके। आज जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और आने वाले एक मजबूत भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की और कहीं ना कहीं वो जो स्टेप थे वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए। इसीलिए आज लोगों को वो फायदा मिल पा रहा है जो पहले नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण की, जिसमें उस समय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने एक अवधारणा सामने रखी लोगों की, जिसको हम लोग जैम ट्रिनिटी के तौर पे जानते हैं। जैम यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल। और इसके पीछे मकसद ये था कि जो दिल्ली से 1 रुपया चल रहा है वो समाज के आखिरी पायदान तक बैठे व्यक्ति पर पूरा पहुंचे। और जैम का आज के दिन में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है 2014 से लेकर के अब तक के समय में। ये जो 2.25 लाख करोड़ रुपए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर आपका मनरेगा का खर्च आप देख लीजिए, आप 2 या 3 मनरेगा योजनाओं इस संसाधन से चला सकते हैं। अगर आप आयुष्मान भारत की बात करें तो 2 आयुष्मान भारत इससे चल सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, कम से कम 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चला सकते हैं।
तो ये जो संसाधन की बचत हुई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके इन संसाधन को बचाया गया और संसाधन का सही इस्तेमाल किया गया। देखिए, अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते हम लोग हमेशा कहते हैं कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन उन सीमित संसाधन का कितना एक आदर्श उपयोग हो सकता है, और इस आदर्श उपयोग में, एक बेहतर उपयोग में, ये जरूरी है कि आपका जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो मुहिम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है, वो जितनी तेज चलेगी, वो संसाधन के बेहतर और उचित इस्तेमाल में उतनी ही मदद करेगी। और ये चाहे हम डीबीटी की बात करें या फिर हम अलग अलग जो डिजिटल मैकेनिज्म की बात करें, उन सब से फायदा यही हुआ। एक और मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल की, आपको याद होगा कि एक समय में जब आप बाजार जाते थे, 1 रुपया 75 पैसे का सामान हो तो 25 पैसे की टॉफी आपको पकड़ा दी जाती थी। डिजिटल व्यवस्था ने क्या किया, ये छुट्टे की समस्या ही खत्म कर दी। अब ये छुट्टे की समस्या खत्म होने से एक एक पैसे का सही सही इस्तेमाल हो पा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इन तरीके से अर्थ के जो अलग अलग अवधारणाएं हैं उनको समझना चाहिए, तभी हम उनका सामाजिक ढांचे में जो उसका उपयोग है वो हम आसानी से समझ पाएंगे। बिल्कुल, और ये सरकार के द्वारा समझा गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरह के अनोखे फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। काफ़ी कठोर, काफ़ी कड़े फैसले भी लिए गए और उनका परिणाम जो है वो बेहद सकारात्मक निकल कर आया और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई जिन्हें पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। अनंत विजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप कड़े फैसलों का जिक्र कर रहे थे, आपने कुछ इशारा भी किया था, आप बात कर रहे थे। अभी की हम बात करें, G20 की प्रेसिडेंसी मिली है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में G20 थर्ड वर्किंग ग्रुप की टूरिज्म की बैठक को आयोजित कराना अपने आप में बड़ा संदेश था, कश्मीर के पर्यटन को लेकर, देश के पर्यटन को लेकर, और कश्मीर में किस तरह से माहौल है, किस तरह से बदलते भारत का बदलता नया कश्मीर, ये एक कड़ा संदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 5 प्रण की भी अवधारणा दी थी, 5 संकल्प दिए थे कि आत्मनिर्भर आप तभी हो सकते हैं जबकि आप आत्म गौरव से भरे रहें। कैसे इन सबको आप देखते हैं? और मुझे पूरी ठीक तरीके से आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया कि आप मुझे पर्यटन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा आपने। मैंने पूछा आपसे कि कश्मीर में G20 नहीं आ रही आपकी, G20 की प्रेसिडेंट, अगर आप स्टूडियो को कहें कि मुझे आवाज जी उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो पर्यटन के लिहाज से भी और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की स्थितियां थी वहां पर किस तरह से उन पर अंकुश लगाया गया और साफ तौर पर जो आतंकवाद की कमर तोड़ी गई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर बहुत आरंभ से इसको फॉलो कर रहा हूं और इस पर काम भी कर रहा हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि वहां जब अनुच्छेद 370 को हटाने की चर्चा आरंभ हुई तो लोगों ने ये सलाह दी कि वहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां इतनी हिंसा होगी कि जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमें ये काम करना, क्योंकि अगर आप देखें तो जनसंघ के जमाने से जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ का पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ था और कानपुर से जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की तरफ गए थे तब से उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग की थी और उसके बाद से लगातार भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख होता था, इस बात की ये बात बहुत इंफेटिकली कही जाती थी कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 हटाएंगे। तो 370 हटाने के बाद जिस प्रकार से आपने देखा कि कश्मीर में कहीं कोई किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई और पिछले दिनों अगर आप कश्मीर में देखें तो जिस प्रकार से वहां का पर्यटन बढ़ा, मैं खुद कश्मीर घूम के आया और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि हम लोग जब कश्मीर गए थे तो वो एक लिटरेचर फेस्टिवल में गए थे। कश्मीर में अखिल भारतीय लिटरेचर साहित्य महोत्सव होना एक बड़ी बात थी और वो डल झील के किनारे हम लोगों ने बड़े मजे से 2 दिनों तक चर्चा की, कहीं किसी प्रकार के भय का माहौल नहीं था। हम लोग उधर थोड़ी दूर बारामूला तक भी गए, हमारे कुछ साथी बेताब वैली भी घूम के आए, हमारे साथ वो बेताब के निर्देशक राहुल रवेल भी थे, वो उस जगह को देखने गए जहां उन्होंने बेताब फिल्म की शूटिंग की थी। और सबसे बड़ी बात मैं कश्मीर को लेकर बताऊं कि कश्मीरी युवाओं के मन में जो एक एस्पिरेशन जगह है, जो उनको लगता है कि वो कश्मीर के साथ जुड़ सकते हैं और भारत के साथ जो उसका संपूर्ण विलय हुआ है
5 अगस्त 2019 को, उसको मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ी घटना थी। पिछले नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल में 2 घटनाएं इतिहास में मेरे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। एक कोविड के दौरान 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ टीकाकरण करवाना और अनुच्छेद 370 का हटना और कश्मीर की जनता में एक भरोसा दिलाना। अगर आप देखें तो G20 देशों के पर्यटन से जुड़े हुए मंत्रियों और उनके अधिकारियों की अभी हाल में बैठक हुई। कश्मीर में फिल्म नीति की बात हो रही है। कश्मीर में आज के डेट में 5 वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है वहां जी। और हमने देखा कि G20 की बैठक में भी इस पर वहां पर विचार विमर्श किया गया। G20 की बैठक में भी इस पर विचार विमर्श किया गया कि कैसे पर्यटन को और ज्यादा वहां पर बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो फिल्म वहां पर जो जिसकी शूटिंग के लिए वहां पर बातें चल रही हैं वो और ज्यादा कैसे उसको एक्सपैंड किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बदलते हुए भारत की एक नई तस्वीर निकलते हुए सामने आ रहा है। बिल्कुल, उस समय G20 की मीटिंग में फिल्म एक मसौदा जारी किया गया भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से। अपूर्व चंद्रा जी जो सेक्रेटरी हैं वो वहां उन्होंने वो मसौदा जारी किया, जहां अगर मैं ठीक हूं, मुझे अगर मेरी स्मरण शक्ति मेरा साथ दे रही है तो, और वो फिल्म के ड्राफ्ट में पूरी चर्चा है, पूरा रोड मैप है कि किस तरह से भारत को फिल्म शूटिंग का ही नहीं, फिल्म के टेक्नोलॉजी का, फिल्म के कंटेंट का, फिल्म के सिंगल विंडो क्लियरेंस किस प्रकार से कश्मीर में दिया जाए और इसको किस प्रकार से पर्यटन से जोड़ा जाए, ये पूरा रोड मैप उस मसौदे में, उस ड्राफ्ट पॉलिसी में वहां G20 की बैठक में शामिल किया गया। रामचरण भी वहां उपस्थित थे। रामचरण आए थे जो नाटू नाटू और गाने की वजह से फेमस हैं, अभी पिछले दिनों भारत में बहुत लोकप्रिय भी हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बचपन से हम किताबों में पढ़ते रहे, लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसको अब अपनी आंखों से देखते हुए हर भारतवासी को गौरव महसूस हो रहा है। और आने वाले ये दिखाया गया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। अनंत जिस प्रकार से स्थितियां लगभग सामान्य है, वो आतंकी छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो आतंकवादी इसको डिरेल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितनी तेजी से हमारे सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं वो बड़ी देखने वाली बात है कि आज वहां आतंकवादी घटना करके आतंकवादी बच के निकल जाए, ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिला है। एक स्थायित्व आया है, डर का माहौल तो बना आतंकवादियों के अंदर, लेकिन आम जनता के अंदर एक विश्वास का माहौल बना है और पर्यटन इसी विश्वास के भरोसे पे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, विश्वास का माहौल भी आया है, केवल आम जनता में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर एक विश्वास जो है वो सामने रखा गया है और सब उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। हमारे साथ शिशिर भी बने हुए हैं। शिशिर, आपसे इस सब का जो आर्थिक परिदृश्य है उस पर प्रभाव जानना चाहेंगे। जिस तरह से वैश्विक पटल पर भारत की एक साख बनी है, कोविड के समय से लेकर अब तक जब हम G20 प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, हमने कश्मीर की बात की, प्रधानमंत्री का भी विदेशी दौरा हुआ, कहीं पर उनके चरण स्पर्श किए गए, कहीं पर उन्हें द बॉस कहा गया। कैसे देखते हैं? देखिए, कारोबार के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक है पूंजी और दूसरा है साख। हमारे पास पूंजी कम हो लेकिन साख बहुत ज्यादा है, और इस साख का फायदा यह है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो आपकी अगर शेयर बाजार में निवेश बढ़ता है, अगर आपके यहाँ विदेशी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करती हैं, वो इस बात का इशारा कर रही, इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आपकी साख विश्व स्तर पर किस तरीके से बढ़ रही है। दूसरी बात, वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में हमारा योगदान कम है और आज की जरूरत इस बात की यह है कि हम कितना ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि चीन को लेकर के कहीं ना कहीं एक शक है, एक संदेह है, और उसका हमें किस तरीके से फायदा उठाना ये भी महत्वपूर्ण है। अब वहां पर जरूरत क्या है कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल को, यानी कि कम लागत पे हम ज्यादा सामान बना सकते हैं। इसमें आपके लिए PLI स्कीम आया, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपने आप को स्थापित करने में मदद करेगी। एक और बात कहना चाहूंगा, आज के दिन में अर्थव्यवस्था केवल घरेलू कारकों से नहीं चलती, वैश्विक कारकों से भी चलती है, और अगर आप वैश्विक व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। निश्चित तौर पर। अजय, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजय का रुख कर लेते हैं विज्ञान भवन से, वो हमारे साथ हैं। अजय, बस अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है, क्या हलचल, क्या माहौल नजर आ रहा है आपके आसपास? आराम से बताइए। चलो,
तो गौरव, मैं आपने माहौल की बात की तो मैं जी। थोड़ा सा कैमरा इधर शिफ्ट करना चाहता हूं, थोड़ा सा इन लोगों से आप देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का संदेश है, माय डियर फेलो सिटीजन, ये सभी के हाथों में आप देख रहे हैं और फोटोग्राफी का सिलसिला लगातार जारी है, सेल्फीज ली जा रही हैं। आप देखिए इसके पीछे जो पूरा स्टॉल लगाया गया है वो ऑगमेंटेड रियलिटी सेल्फी का जो विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई सेल्फी लेना चाहता है तो यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके आप आराम से इस 9 साल के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रोहिणी से आए हैं, दिल्ली में ही रोहिणी से। अच्छा, तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। तो मैडम आप मेरे ख्याल से हैं, आपके साथ ये बच्चे आए हुए हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है माहौल आज का क्या फोकस? बहुत ही वाइब्रेंट रहने वाला है और फोकस जो है ऑफ कोर्स वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है युवा और महिला एक बहुत बड़ा फोकस है। आप लोग तो भविष्य हैं, आप लोग क्या कहना चाहती हैं देश के विकास में जो अभी जो स्कीम्स चल रही हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अपने अपने विचार थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। हम चाहते हैं कि हमारे महिला और पुरुष दोनों के ही समान अधिकार मिले और उस पर काम हो, हमारी यही उम्मीद है। आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले इंडिया का इतना स्कोप नहीं था, तो पर अब इस पूरे विश्व में हमारा इतना संचार है और इतना बड़ा नाम है कि नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि इंडिया में ऐसे क्या खास बात है। और यू नो पहले हम पे सब लुक डाउन करते थे, नाउ दे एक्चुअली अप्रिशिएट द फैक्ट कि हम कहाँ तक आ चुके हैं यहाँ से। बिल्कुल सही बात है, जो ये सम्मान बढ़ा है पूरी दुनिया में वो एक बहुत बड़ी बात है। G20 की बात आप लोग कर रहे थे, G20 को भी एक थीम बनाया गया है। यहाँ पे मेरे सामने ही जो एग्जीबिशन का हिस्सा है उसमें कहा गया है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो फोकस प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है वो किस तरह से पूरे विश्व की एकता को बढ़ाता है और उसमें जो भारत की भूमिका है, चाहे वो विकसित देश के तौर पर आगे बढ़ने की बात हो या फिर जो पंच प्राण के जरिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, और उसी का एक हिस्सा है जो आप देख रहे हैं इसमें। मेरे प्यारे देशवासियों के जरिए जो ये संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है, क्योंकि हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य है देश को विकसित देश बनाने में 2047 तक जो पहला प्रण है, तो नागरिकों का दायित्व तो अंतिम प्रण है और देश को 2047 तक अमृत काल में विकसित देश बनाना दूसरा प्रण है। विरासत भी और संस्कार विकास भी, विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देना दूसरा प्रण, और साथ ही साथ कैसे यूनिटी, सामाजिक एकता को कैसे बढ़ावा दिया जाए आगे जाते हुए। तो ये जो पंच प्रण है उसकी भी याद दिलाता हुआ ये जो पूरा 9 सालों का जो कॉन्क्लेव है वो अपने आप में लोगों को समेटने की कोशिश कर रहा है, भारतीयों को एक दूसरे के आसपास और पास लाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो मंथन किया जाएगा विशेषज्ञों के जरिए वो कुछ न कुछ जरूर अमृत निकल करके आएगा। तो अमृत काल में जो ये अमृत निकलने वाला है, आज के पूरे दिन भर के मंथन से हम सभी को इंतजार है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो कॉन्क्लेव है उसकी शुरुआत होने जा रही है। गौरव जी बिल्कुल। अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बेहद विस्तार से समझाया है, आपसे समझना चाहेंगे जो पंच प्राण का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है किस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्म गौरव का भी प्रतीक है, और जो आज 3 सत्रों में चर्चा होने वाली है अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मूलभूत ढांचे पर इसका पूरा प्रभाव, तो ये इससे किस तरह से प्रभावित होता है जब आम लोगों तक इसे पहुंचाया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने लक्ष्य तय किया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सर्वे करना चाहता हूं। आप लोग कितने लोगों को पता है कि ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है? प्लीज अपना हाथ उठाइए। देखिए, तो कम से कम मुझे लगता है कि 70% लोग ये समझते हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसलिए इस दिशा में उनको कुछ न कुछ कार्य करना है। आप बताइए, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? BGMC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अरे जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो एक सेकंड थोड़ा, तो हम देखिए कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो युवा शक्ति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और युवाओं को देश की विकास धारा में शामिल करना और उनका योगदान भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से जो एक सत्र रखा गया है युवाओं पर केंद्रित, जिसमें स्टार्टअप जैसी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, रोजगार में किस तरह से बढ़ोतरी होने जा रही है, कौन कौन से सनराइज सेक्टर से आगे जाते हुए, क्योंकि इन युवाओं को समझना बहुत जरूरी है कि देश की आर्थिक विकास किस दिशा में जा रही है, वो कौन से सनराइज सेक्टर हैं जहां पर इनको रोजगार की संभावनाएं ज्यादा मिलेंगी। तो एक तरह से हम अगर रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पूरी दुनिया में जो जीडीपी है 7 से 8% बढ़ सकती है।
सभी पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से 1.5 गुना बढ़ सकती है, 1.5 गुना बढ़ सकती है। लेकिन इन्हीं तकनीक के कुछ लोप साइडेड उसके असर भी हैं, खतरे भी हैं। कैसे साइबर सुरक्षा एक बड़ा खतरा है, तो साइबर सुरक्षा को लेकर के जो संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसमें युवाओं की एक बहुत बड़ी रोजगार की संभावना देखी जा सकती है। तो युवाओं को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन से अवसर हैं जहां पर इनके भविष्य को एक दिशा मिल सकती है। इनके जीवन का रोजगार के लिहाज से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं को समझना और ये समझना कि कौन से सेक्टर बेहतर कर रहे हैं और उसमें अपना कैरियर बनाने में भी युवाओं को मदद मिलेगी। और साथ ही साथ कैसे एक समावेशी विकास की धारा में जो ये प्रोग्राम्स हैं, कैसे उसका फायदा सब तक पहुंचे, ये समझना ये जो संदेश है प्रधानमंत्री का उसके जरिए दिया जा रहा है। उत्साह बहुत है, मुझे लगता है इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। और युवा मन, अगर युवाओं के मस्तिष्क में, मन और मस्तिष्क में देश को विकसित राष्ट्र बनाने की अगर युवा ठान ले भारत का, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि कर नहीं सकता। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, भारत सबसे युवा, पूरे देश का सबसे युवा और शक्तिशाली देश इस वक्त है। इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें सकारात्मक तरीके से अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना, और इसलिए युवाओं में ये बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, जिसकी और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कॉन्क्लेव शुरू हो और वहां से जो अमृत निकले इन लोगों के जीवन में भी कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखा पाए। बिल्कुल अजय, युवाओं की यही तो भागीदारी है। जो अभी से लक्ष्य जो निर्धारित 2047 के लिए किया गया है, उसमें युवाओं की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और देश को आगे ले जाने में, क्योंकि आज का जो युवा है वो 2047 तक कहीं ना कहीं देश के उस हिस्से की कमान जरूर संभालता हुआ नजर आएगा जहां पर सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाओं और जो स्थितियां हैं उनसे और ज्यादा पार पाने के लिए किस तरह से आगे की रणनीति बनती हुई नजर आएगी। तो 2047 तक ये जरूर साफ होता जाएगा। ऐसे में युवाओं की जब हम बात करते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप में भी युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा सुनिश्चित की जा रही है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी स्टार्टअप के हब के रूप में इंडिया भारत काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। उस इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो उसको दुरुस्त करने में इतना समय लगा और साफ तौर पर 9 सालों में जो आज सरकार चाहती है कि जॉब सीकर नहीं जबकि जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आने वाले समय में दिशा और दशा दोनों बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल गौरव, सही आपने कहा। और स्टार्टअप्स को लेकर के युवा क्या समझते हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। स्टार्टअप्स के बारे में कौन जानता है? स्टार्टअप इंडिया आपने सुना है? यस सर। ठीक है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं आप बता सकते हैं? हाँ, स्टार्टअप्स जो नए युवा आजकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। जबरदस्त, इससे बेहतरीन परिभाषा हो नहीं सकती है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, युवा उसका समाधान निकल करके आ रहे हैं। एक वाक्य में अगर आप कहा जाए तो स्टार्टअप को ऐसे ही परिभाषित किया जाता है और इस दोस्त ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया है इसको। आप बताएं थोड़ा सा, आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अभी क्या कोर्स कर रही हैं? बीटेक। तो कौन सा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हैं अभी? सर ट्रिपल IT। सर ट्रिपल ई में क्या पढ़ रही हैं अभी? सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है, आपको लगता है? यस सर। देखिए, तो मुझे लगता है कि जो युवा हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ही सजग हैं कि उनको करना क्या है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करें, अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर जो फोकस है वो सरकार का बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए लोगों को पता है कि कहां पर संभावनाएं हैं। और इसलिए अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो 2014 से पहले अगर हम स्टार्टअप को देखें तो पहले तो स्टार्टअप थे ही नहीं। स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई है 2015 में हुई है और उसके बाद से हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स आने शुरू हुए। लेकिन जो मेरी वाणिज्य मंत्रालय में बात हुई, अगर हम मोटे तौर पर जो सेकेंडरी सोर्सेज से कहें तो 520 से भी कम उनकी संख्या थी स्टार्टअप्स की। पिछले 9 सालों में अगर आप देखें तो ये जो संख्या है वो करीब 90,000 के ऊपर जा चुकी है। यूनिकॉर्न्स की बात करें तो 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स, और कभी ये देखिए कि आप 2 हफ्ते में एक यूनिकॉर्न यानी 7,000 करोड़ रुपए से बड़ी कंपनी आप देश में बनते हुए देख रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में फिनटेक की बात करें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो काफी बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्टार्टअप का एक जो इकोसिस्टम है या फिर कहें एक रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है, जिसका असर आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स के तौर पर, और वो लोगों की जिंदगी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करना भी शुरू कर चुके हैं। आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की दुनिया में कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं।
मैं डिजिटल पेमेंट्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। एजुकेशन की दुनिया में आपने देखा कि बायजूस जैसे $10 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो प्रधानमंत्री मोदी की इसी कार्यक्रम में या इसी हॉल से आप देखिए जो शुरुआत की गई थी, मुझे याद भी है उस वक्त की जो एनर्जी थी अभी भी मैं मेरे अपने जहन में महसूस कर पा रहा हूं जब वो स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया गया था, और वो एनर्जी कैसे जमीन पर दिखाई दे रही है। एक बार फिर से हम उसी जगह पर हैं जहां से इतिहास की शुरुआत की गई थी और उसका हम असर देख रहे हैं। 9 सालों में क्या कुछ बदला है उस पर भी बात करेंगे। हमारे मित्र हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हकीमुद्दीन खान है। मैं एनएसएस की टीम लेके आया हूँ जिम्स वसंत कुंज कॉलेज से। आई एम द प्रोग्राम ऑफिसर देयर एंड आई एम कोऑर्डिनेटिंग दिस कॉन्क्लेव फ्रॉम GGSIP यूनिवर्सिटी द्वारका। क्या माहौल लग रहा है? एक्चुअली माहौल क्या है, बच्चों में बहुत उत्साह है और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की। तो हम लोगों की भी कोशिश ये है कि जो योजना है गवर्नमेंट लेके आती है बच्चों तक उनको समझाया जाए, पहुंचाया जाए बच्चों को उन पर, और बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनएसएस एनसीसी ये जो प्रोग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के जो एनएसएस काम कर रहा है कैसे उसको और ज्यादा अवेयर बना जाए, जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज है हम कुछ पहुंचाने की बिल्कुल आप दिखा रहे हैं किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, किस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है और बेहद बड़ा योगदान सरकार का है इसमें। और सरकार की ही अगर हम अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें, एक और महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक आयुष्मान योजना की लोगों ने काफ़ी सराहना की है। उससे जो है लोगों को काफ़ी लाभ मिला है और उसके प्रति भी जो आम जन है उसमें काफ़ी उत्साह है क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये योजना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बीमारियों के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मधुवानी गांव से भी बहुत इंटीरियर क्षेत्र कहलाता है और यहाँ जब से ये HWC खुला है तब से स्टाफ भी में बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छी पहल है शासन की। मेरा नवंबर में 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बाहर कहीं ट्रीटमेंट कराया था विदाउट आयुष्मान कार्ड के, बट उससे ठीक नहीं हुआ। मैंने वहाँ जाके आयुष्मान कार्ड से कराया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर इसके थ्रू ऑपरेशन हुआ और मैं चल पा रहा हूँ अच्छे से, सब चीज़ हो जाए। बहुत दिक्कत होता था, करताला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था, तो अभी बहुत सुविधा है। BP जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून पेशाब बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, BP शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है। और अब बात हर घर जल मिशन की कर लेते हैं। हर घर जल मिशन भारत के सभी लोगों को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत लोगों को पीने की पानी की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं इस पर क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग। पहले नल नहीं था तो दिक्कत होता था, अभी घर घर पानी आया तो बड़ा सुविधा हो। पानी हमने नदी से आवा लिया, आप टांकी बैठा गया तो यहाँ हमने पानी पिया है इसी नाल में। यहाँ हमारे गांव में कई सालों से पानी की समस्या चल रही थी, जो कि पानी बहुत प्रदूषित हो चुका था। हर घर में गंदा पानी था, जिसकी वजह से कई बच्चे, कई फैमिलीज़ को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और अब हमारे घर में ही साफ़ पानी आ गया है, तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसी योजना बनाई। पहले हम हैंडपम्प से पानी भरते थे, पर ये बहुत गंदा पानी था। अब हम ये ट्यूबवेल वाला पानी है और इससे पानी भरते हैं, ये पानी साफ है। हम दूर दूर पे पानी लेने जाते थे, हमें बहुत दिक्कत होती थी पानी लेने के लिए, और आज हमारे घर में पानी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बीमारी का भी कोई अभी डर नहीं है। अभी हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं।
और अब बात पीएम उज्ज्वला योजना की, जिसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब माताओं और बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की एपीएल, बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकार अभी तक 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन मुहैया करा चुकी है। से गैस मिली है, प्रधानमंत्री के दिन गैस मिली है। बहुत समझता रही, चूल्हा में बनाते थे, धुआं धक्कर लगता था, हम नहीं लागत। पहले धुआं लगता था, चूल्हे में बनाते थे, आगे नहीं जल पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। जब से हमको योजना मिले है, सरकार हमको गैस दे दिए हैं, तो बच्चे के समय से टिफिन बना देते हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं थी, जब से हमको ये योजना मिली है तब से बहुत हम लोगों का आराम है। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर सभी को प्रदान कर रहे हैं, इससे सभी लोग बहुत खुश हैं और ऐसे ही हमारे मोदी जी करते रहें। और स्किल इंडिया की बात करें तो 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। स्किल इंडिया मिशन भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम बनाती है, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिल सके। इससे युवाओं को किस तरह के लाभ मिल रहे हैं, आइए देखते हैं। जो कोर्स हमें PMKVY के थ्रू में कराया, तो ये बहुत ही अच्छा था, जिससे हम अपना टेक्निकल वर्क अच्छे से कर पाए और ख़ुद का काम भी अच्छे से कर पाए। उसके बाद उन्होंने सीधा मुझे कॉल करके कोई जॉब ऑफ़र किया था। मैंने PMKVY के तहत एक कोर्स किया था, 3 मंथ का कोर्स था, जो कि मैंने 2018 में किया है। तो उसके बाद 2018 के बाद मुझे आज 5 साल हो गई है, तो अब मैं अपना काम शुरू कर दिया है, मैंने अपनी शॉप डाल दी है। हमारे पंचायत में HP के इवेंट के कैंप लगे थे, जहां पर उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में बहुत जानकारी दी और मैंने वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। और कुछ दिनों बाद मुझे यहां से कॉल आया और मैंने यहां आकर अपनी एडमिशन करवाई। यहां पर सब कुछ फ्री है, हॉस्टल और खाने की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। जो तमाम योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी खुश भी वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शिशिर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनसे हम बात करते हैं। शिशिर, जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम लाभार्थियों के, अभी हमने देखे आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना या स्किल इंडिया योजना, जिस तरह से ये योजनाएं एक मिशन के रूप में लागू की गई, और सबसे बड़ी बात है कि केवल कागजों पर सीमित नहीं रही, लाभार्थियों को इनका लाभ मिला। ये किस तरह से एक कल्याणकारी सरकार को तो दिखाता ही है, जो एक कार्य संस्कृति है उसमें एक बड़े परिवर्तन को दिखाता है, जहां पर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम केवल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, हम उनका शिलान्यास भी करते हैं, योजनाओं को जाकर जो लोग हैं उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि उनको किस तरह का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो आपने 3 अभी योजनाओं का जिक्र किया, चाहे वह आयुष्मान की बात करें हम, या कौशल विकास की बात करें, हर घर जल की बात करें, या फिर इवन आवास योजना की बात करें, इन सभी योजनाओं में एक जो खास चीज़ हमने गौर किया है कि आउटकम पे फोकस है। केवल आप ये कह देना कि हमने इतने पैसे दे दिए, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि हमें लोगों को ये भी बताना ज़रूरी होता है कि इसका नतीजा क्या रहा है, इसका परिणाम क्या रहा है। एक तरीके से डैशबोर्ड हमारे सामने होता है, जिस डैशबोर्ड पे हम पूरी प्रगति देख पाते हैं। जी शिशिर जी, आपको रोकना चाहूंगा, अब सीधे हम राष्ट्रीय सम्मेलन का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण का जो कॉन्क्लेव है वो उसकी शुरुआत हो गई है। सीधे वहां का रुख करते हैं, विज्ञान भवन आपको लिए चलते हैं। और मैं सकल भट्ट आप सभी का विज्ञान भवन के सभागार में स्वागत करते हैं। 2014